पीस प्रोसेस बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, क्या ये ग्रेटर इसराइल की तरफ अगला कदम है? असल कहानी क्या है, आइए हम देखते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमजद अता, और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा हदायत साहब। इस वक्त सारी दुनिया यूएस प्रेसिडेंट के जो पीस प्रोसेस है मिडिल ईस्ट में, उस पर बात जी कर सर। रही है कि क्या जी सर। इस प्रोसेस की वजह से मिडिल ईस्ट में पीस हो जाएगा, कि ये ग्रेटर इसराइल की तरफ नया कदम है, अगला उनका स्टेप है, और ग्रेटर इसराइल को वो बनाने जा रहे हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान का रोल भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। जैसे जी सर, बिल्कुल। जियोपॉलिटिकल पोजीशन जो पाकिस्तान की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जी और बिल्कुल सर। इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान की पोजीशन इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान एक तो दुनिया में छठे नंबर की बड़ी आर्मी रखता है, और न्यूक्लियर वेपन भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। इसलिए इस दफा पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व। हम पिछले कुछ प्रोग्राम में मुसलसल ग्रेटर इसराइल पे बात कर रहे हैं, और हम ये बता रहे हैं कि ग्रेटर इसराइल कंसेप्ट क्या है। ये वो एरिया है जो कि इसराइल, जो कि रियासत इसराइल के मुताबिक ये एरिया उनके पास होना चाहिए। फलस्तीन का जो एरिया है, इसमें वेस्ट बैंक और गाजा, ये दो ही इलाके रह गए हैं जहां पर फलस्तीनी आबाद हैं। बाकी तमाम लैंड जो है वो इस वक्त रियासत इसराइल के कब्जे में है। बल्कि एक स्टेप और आगे चलते हैं, वेस्ट बैंक के अंदर भी इसराइली रिहायशी कॉलोनीज बन चुकी हैं, और ये मुसलसल इंक्रीज होती जा रही, इतनी इंक्रीज हो गई हैं कि आप ये मैप देखें तो आपको पता चलेगा कि जी वेस्ट बैंक के अंदर भी इस जो है फलस्तीनियों की तादाद अब कम है, और इसराइलियों की तादाद ज्यादा होगी। जी बिल्कुल सर। हमने लास्ट प्रोग्राम से में भी जीनस मूवमेंट के बारे में बात की थी। ये पिछले कई दिहाइयों से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, और ये रीजनल कन्फ्लिक्ट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये चाहते हैं कि एट एनी कॉस्ट ये इर्द गिर्द का वो सारा इलाका जो कि इनके अकीदे के मुताबिक इनका होना चाहिए, ये उस पर कब्जा कर रहे हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डील ऑफ द सेंचुरी लोग इसको कह रहे हैं। ये इतनी बड़ी डील है, लोग हम्म। उसके बारे में इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। 2020 में ये प्लान तैयार किया गया कि फलस्तीन की जो रियासत है, इसमें जो आबादी इसके पास जो रकबा है ये मजीद कम कर लिया जाएगा, लिमिटेड एरिया में ये लोग रहेंगे। और वेस्ट बैंक में ये सिचुएशन आज भी चल रही है, और इनके ऊपर जो सॉवरेनिटी जो है वो इजरायली गवर्नमेंट की होगी। और उसके बाद ये जॉर्डन पे भी कब्जा कर रहे हैं, जॉर्डन के कई एरियाज इनके पास हैं, और ये मजीद कुछ एरिया ये चाहते हैं, और ये मजीद एरिया भी चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में एक और इम्पोर्टेंट काम, मिसेवा, आप जैसे कि आप जानती हैं कि अब्राहम अकॉर्ड जो है ना वो साइन हो चुका है। इसमें यूएई, जी सर। बहरेन, मोरक्को और सूडान, इन लोगों ने जी सर। अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया। हमने पिछले कुछ प्रोग्राम में बार बार अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र भी किया हुआ है। ये साइन जी बिल्कुल। हो चुका है, और अगर ये गाजा का इशू ना होता तो अब्राहम अकॉर्ड पार्ट 2 लॉन्च हो जाना, जो कि नहीं हो सका हम्म। अभी तक। सर, अगर हम देखें तो ये भी अब्राहम टू का ही है पार्ट, अगर जस्ट हमने नाम चेंज कर दिया। जी ऐसे ही है जी, अब्राहम अकॉर्ड का जो पार्ट 2 लॉन्च किया जाएगा तो उसमें ये कंट्रीज चेंज हो जाएंगे, बाकी चीजें यही रहेंगी।
और जो आपने बिल्कुल और सर। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि इस वक्त जो जो पीस प्रोसेस है, एक्चुअली ये अब्राहम अकॉर्ड पार्ट 2 का ही हिस्सा है। अच्छा जी, अमेरिका ने तो ये डिक्लेयर कर दिया है कि जी वेस्ट बैंक में जो ज्यूश कॉलोनीज बन रही हैं वो इलीगल नहीं है। हम्म। और बकौल अमेरिकन अथॉरिटीज के कि यहाँ पर ये इनका राइट है, ये जगह इनके पास ही अब रहेगी। इससे रियासत इसराइल मजीद गेन हासिल करेगी, मजीद बिल्कुल उसकी सर। ताकत बढ़ जाएगी, उसकी सॉवरेनिटी 30% वेस्ट बैंक में मजीद इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सर। इसके अलावा इंक्लूडिंग मेजर सेटलमेंट ब्लॉक्स एंड स्ट्रेटेजिक, मसलन जॉर्डन वैलीज पे भी उसका कब्जा हो जाएगा, और जॉर्डन वैली भी उसके अंदर चली जाएगी। पैलेस्टीनियन टेरिटरी जो कि पहले ही कम है, ये मजीद कम हो जाएगी, और फलस्तीनियों के मसाइल में इजाफा हो जाएगा। इस वक्त यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हम्म। 100% तल अवीव एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठी है और उसके साथ बात कर रही है, बल्कि नेतन्याहू का रिसेंटली बयान कि डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा इसराइल का दोस्त व्हाइट हाउस में नहीं आया। हम्म। रीजनल पावर डायनामिक्स, पीस प्रोसेस तो ये चलाना शुरू हो गए हैं, लेकिन भूल गए हैं कि इस इलाके में एक बड़ा रीजनल प्लेयर जो है वो ईरान मौजूद है, जिसको कहीं पर भी इन्होंने डिस्कस नहीं किया। और इससे एक स्टेप और आगे चले, हमास वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि इलेक्शन जीत कर वहां पर आई, उसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया गया। और ये आपको भी पता है कि जी ईरान जो है ये हमास को सपोर्ट करता है। अगर इस पूरे पूरे पीस प्रोसेस में ईरान को इन्वॉल्व किए बगैर आगे बढ़ने की कोशिश की तो हालात खराब हो सकते हैं। हमास एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको इग्नोर किया गया, ईरान एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको इग्नोर कर दिया। पाकिस्तान की पोजीशन, पाकिस्तान ने हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट किया। कायद आजम मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह ने तो बिल्कुल शुरू में ये फरमा दिया था कि भी इसराइल जो है ना एक नाजायज रियासत है और पाकिस्तान इसको कभी तस्लीम नहीं कर सकता। हम्म। तो हामिद मीर साहब कहते हैं जी, जब मैंने ये बात इमरान खान साहब से डिस्कशन की तो इमरान खान साहब ने कहा जी अब तो फिर यही पॉलिसी चलेगी। हम्म। आइए हम आगे देखते हैं। इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है कि क्या मुस्लिम दुनिया स्टेट ऑफ इसराइल को रिकॉग्नाइज करनी जा रही है। अगर ये रिकॉग्निशन की तरफ ये जो लोग जाना जाते हैं तो इनको सबसे पहले ये इशू पैलेस्टाइन का रिजॉल्व करना पड़ेगा। हम्म। अरब वर्ल्ड जो है उसको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अरब वर्ल्ड जो है ना इस वक्त डिवाइड हो हम्म। चुकी है। पाकिस्तान की अवाम क्या ये बात बर्दाश्त कर लेगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट हम्म। क्वेश्चन है। पाकिस्तान की अवाम की मर्जी के बगैर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई इस किस्म का कदम उठाया तो इससे हालात मजीद खराब हो सकते हैं। मैं आपको अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का बयान दिखाता हूं। ये एक बयान सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर चल रहा है। सहाफी के सवाल पर इसहाक डार साहब का वाज़ेह जवाब। इसहाक डार साहब ने कहा जी कि हमने इसराइल से कोई डील नहीं की है, हमने तो डील की है अमेरिका से। तो हम्म। भूल गए हैं कि अमेरिका की डील किसके साथ चल रही है। अब हम ये क्वेश्चन हम्म। पूछ रहे हैं कि आपने अमेरिका से डील कर ली है, तो अमेरिका किसके साथ डील कर रहा है? क्या फलस्तीन के साथ डील कर रहा है? हम्म। अच्छा, आखिर में हम पाकिस्तान और इसराइल की एक स्ट्रेंथ के बारे में कंपैरिजन करते हैं, मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी। पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की जीडीपी जो है 2024 में 2024 में 375 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की बहुत प्रॉब्लम है, डेट की प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल वगैरह ये एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन 2025 में सैलाब ने एग्रीकल्चर बहुत बुरी तरह मुतासर किया है और हमारी टेक्सटाइल भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है।
आइए बिल्कुल सर। आइए देखते हैं कि रियासत इसराइल की इकोनॉमी क्या है। 2025 में स्टेट ऑफ इसराइल की जीडीपी 520 बिलियन डॉलर। वैसे तो हम्म देखें कि हम कह सकते हैं जी कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फर्क इतना है कि 375 $375 बिलियन इकोनॉमी जो है वो 25 करोड़ आवाम की है, हम्म। जबकि इसराइल की टोटल बिल्कुल। आबादी 1 करोड़ नहीं है। बिल्कुल यहां से सर। आपको हाई इनकम इकोनॉमी नजर आती है, टेक्नोलॉजी की रेल पेल नजर आती है, साइबर सिक्योरिटी बेहतरीन नजर आती है, मेडिसिन और डिफेंस इनकी बहुत ज्यादा है। ये आप इमेजिन करें कि आपका हमसाया मुल्क भारत डिफेंस के हम्म। लिए बेशुमार चीजें रियासत इसराइल से खरीदता है। बिल्कुल सर। टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की आईटी फ्रीलांसिंग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, पाकिस्तान इसका हब बनने जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास R&D में बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं जी इसराइल के बाद। स्टार्टअप नेशन विद वर्ल्ड लीडिंग इनोवेशन, दुनिया की अक्सर लीडिंग इनोवेशन जो है ना वो उसके पीछे आपको तल अवीव का नजर आता है। मेजर एडवांसेस इन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो उसका दुनिया इस वक्त बहुत ज्यादा पढ़ रही है, इसके पीछे भाग रही है, उसका हब कहाँ पे है? तल अवीव में नजर आता है। बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी हम्म। और वाटर टेक टेक्नोलॉजी, इस लेवल पे जाके वहां पर टेक्नोलॉजी चल रही है। और R&D का ग्लोबल हब क्या है? तल अवीव। इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप चल रही है, जी सर। और दुनिया इस वक्त क्लेम कर रही है कि क्या इसकी बैक पे ग्रेटर इसराइल का कंसेप्ट तो नहीं। हम्म। जी मिस साहब, इस सिलसिले में आपका कोई क्वेश्चन? जी सर। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम इसमें सबसे पहले पाकिस्तान का रोल जो है वो देखते हैं। सर 2020 में हम देखते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड जो है एक्सेप्ट हुआ, और उसमें हम जब उसकी जस्ट एक छोटी सी डेफिनेशन देते हैं तो वो ये है कि मिडल ईस्ट के ममालिक ने, स्टेट्स ने उनके साथ एक तजारती और जो है ना नेबरहुड का एक रिलेशन जो है ना कायम किया था। तो सर अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी जो है जस्ट अमेरिका का पर्दा ओढ़ कर हम वही काम करने के लिए जा रहे हैं। तो सर क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का स्टेटस, पाकिस्तान की जो है डोमेस्टिक पावर जो है, लोग जो हैं, क्या इसको वो सब एक्सेप्ट कर सकेंगे या हम इसको फेस कर सकेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस? जी बिल्कुल ठीक, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा। नहीं मिस साहब, अभी आपने जो सवाल पूछा, इंटरनेशनल मीडिया ऑलरेडी ये सवाल पूछ रहा है, BBC पे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रंप का गजा में जंग बंदी का मुजव्वजा मंसूबा क्या आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क्याम की सूरत में पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर सकता है। ये वाकई जी क्वेश्चन इस पर बिल्कुल। इंटरनेशनल मीडिया पूछ रहा है, जिसका आंसर हमें देना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको हैरान कुन हम्म बात बताने लगा हूँ। हैरान कुन बात यह है कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप इस मंसूबे की चीजें अभी अनाउंस कर रहे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर हम्म। साहब की ट्वीट आ गई इसके खैर मकदम के तौर। ये जी बिल्कुल सर। इसके लिए ना हमें बड़े एहतियात से कदम उठाने पड़ेंगे, और ये चीजें चेक करनी पड़ेगी कि जी क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है ना। फलस्तीन के मामले में पाकिस्तान की दो रियासती पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान हम्म। ने तो शुरू से यही बात की कि जब तक फलस्तीनियों के उसके हकूक नहीं मिल जाते, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। अब ये जो 20 बिल्कुल। नुकात डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किए हैं, आप इसमें पढ़ें तो उसमें कहीं हमास का जिक्र नहीं किया, जबकि गजा बिल्कुल में वो सर। इलेक्शन जीत कर आए हैं। हम्म। आप हमास को इग्नोर किए बगैर कैसे अमन की बात वहां कर सकते हैं? पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान खुद मुख्तार रियासती फलस्तीनी रियासत के क्याम पर यकीन रखता है, जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ होगा। पाकिस्तान का यह भी मानना है कि जी जून 1967 से पहले जो
फलस्तीन की बाउंड्रीज हैं, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, बिल्कुल अब सर, यही। 1967 की बाउंड्रीज, एक, अब 1967 की 6 डेज वॉर में रियासत इसराइल ने मिस्र, उर्दन और शाम के इलाकों पर कब्जा कर लिया। हम्म। ठीक है। इसमें बाहमी मुआहदे के साथ इन्होंने कुछ इलाका तो, इन्होंने इजिप्ट का इलाका वापस कर दिया, जॉर्डन का भी कुछ इलाका वापस कर दिया। तो हम, हमारा मौकफ तो ये है कि जी ये सारे इलाके वापस करें। लेकिन हम्म। डोनाल्ड ट्रंप के इस 20 नकाती मंसूबे में ये चीज कहीं डिस्कस नहीं हुई कि जी ये इलाके वापस बिल्कुल जाएंगे। सर। बीबीसी के मुताबिक इस जंग 1967 की वॉर के बाद इसराइल की सरहदी हदूद में 3 गुना इजाफा हुआ। 2019 में ट्रंप ने गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल की खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया था, जबकि पाकिस्तान की हम्म। फॉरेन पॉलिसी तो ये कहती है कि ये इलाके वापस होंगे। क्या ये बात डिस्कस हो गई है? हम्म। बीबीसी ने पूछा है कि पाकिस्तान की इसराइल को तस्लीम करने की शर्त क्या? बहुत इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान के सेनेटर शहजाद सईद साहब बहुत पढ़े लिखे इंसान है। ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जौहरी पॉलिसी है, कश्मीर पॉलिसी है या पैलेस्टाइन पॉलिसी है, ये बड़ी बात है, इसमें कोई वजीर आजम तब्दीली नहीं कर सकता। बिल्कुल हम्म। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने खुद इस तरह के कुछ सेशंस को मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये है कि जी कोई प्राइम मिनिस्टर ये काम नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त जो डील चल रही है, क्या ये चीजें डिस्कस हुई हैं? हम्म। कायद आजम यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन के शोबे से वाबस्ता प्रोफेसर डॉक्टर कंदील साहब का मौकफ इससे मुख्तलिफ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इस 20 नुकाती मंसूबे जो कि पेश किया गया है, इसमें यूएन कहाँ पर गई है? इसमें तो अमेरिका बात कर रहा है ना, और अमेरिका इसमें फ्रीक है। हम्म। जो मुल्क किसी मामले में फ्रीक हो, वो फैसला कैसे करे सकते? पाकिस्तान के साबिक बिल्कुल। सफीर अब्दुल बासित साहब, ये पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है कि शायद वाहिद सफीर हैं, एम्बेसडर हैं, जो कि यूट्यूब पर अपना चैनल चलाते हैं। इन्होंने हम्म। कहा जी कि ट्रंप के गजा मंसूबे पर तमाम मुसलमान ममालिक की जानिब से जारी मुश्तरका बयान ये सरेंडर है। हम्म। ये कह रहे हैं जी ऐसा ही है जैसे कि हमने सरेंडर कर दिया। इन्होंने एक्स पर अपना बयान शेयर किया और कहा जी मुसलमान दुनिया ने मुकम्मल तौर पर हथियार डाल दिए हैं, और इस इलामिया में फलस्तीनी रियासत का जिक्र नहीं है जिसका दारुल हुकूमत मशरकी यरूशलेम है। जी सर, इसी क्वेश्चन से एक परसेप्शन और भी सामने आता है कि हम देखते हैं कि अगर हम पाकिस्तानी और यूएस के हिस्टोरिकल जो है रिलेशन देखें, तो 1955 की अगर हम देखते हैं और 50 की जो है वो देखते हैं जर्नी में, तो पाकिस्तान को तब से लेके आज तक सर अमेरिकन यूएस लॉबी से किसी किस्म का भी हमें फायदा नहीं हुआ, नुकसान के अलावा। ये हम सबको बहुत क्लैरिटी के साथ, हमारे मीडिया को, हमारी अथॉरिटीज को ये पता है। दूसरी तरफ सर हम देखते हैं कि चीजें जो है हमारे ही खिते में चेंज हो रही है। रशिया और चाइना जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे एक लॉबी पर जो है ना वर्किंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान चाइना की लॉबी को छोड़कर यूएस की लॉबी में इस करंट सिचुएशन में आ रहा है। तो सर हम किस तरह इस चीज को फेस करेंगे? हम अभी इस, हमारी इकोनॉमी हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम एकदम से अपनी लॉबी चेंज कर सकें। जी बिल्कुल ठीक आपने सवाल पूछा। अच्छा, इस सवाल को मैं थोड़ा सा और आगे एलेबोरेट करता हूँ कि पाकिस्तान चाइना और रशिया की लॉबी को छोड़ के अमेरिका की लॉबी जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि अमेरिका ने इस पूरे सिनेरियो में चाइना और रशिया को इग्नोर कर दिया। बिल्कुल सर, कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल, सुपर पावर्स हैं, बड़ी ताकतें हैं, इनका असर और रसूख है। आप उनको इग्नोर करते हुए जो भी प्लान करेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती। आज के हमारे इस वीलॉग का वक्त खत्म होता है। अगले वीलॉग तक हमें इजाजत दिए। अल्लाह ताला मुसलमानों की और पाकिस्तानी की तमाम मुश्किलात को हल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।